जय सिया राम, हरे राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का हमारे पास जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1857 की क्रांति एनसीईआरटी की क्लास नाइन्थ क्लास का नाइन्थ क्लास है, और वो भी किसका? एनसीईआरटी का वो हमारा पहला चैप्टर है। उसको हम आज करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात, किसके पतन के पश्चात? मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान की भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब एक राजा हुआ है जिसकी मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तियों को एक बारगी तो मराठों ने भर ही दिया। मराठों ने दक्षिण में उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711, ये सन है 1711, प्रथम बार मराठों ने मंदसौर जगह है, तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से उस वहां से क्या इकट्ठा किया? धन इकट्ठा किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, उदयपुर के महाराणा कौन थे? संग्राम सिंह, जिसको सांगा के नाम से भी जानते हैं, ने पहले जयपुर के शासक कौन कौन से थे? जयपुर के शासक जय सिंह, और बाद में मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी की चर्चा करते हैं। इसके बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच क्या होता है कि अप्रैल 1734, घटना कब की है फ्रेंड्स? अप्रैल 1734 में हमारे राजस्थान में एक जिला है बूंदी, वहां के हटाए हुए शासक, पदच्युत शासक, जिसका नाम है हमारे पास बुद्ध सिंह, ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। किसने? 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक था बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह है उसको गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। पहली बार किसको आमंत्रित किया था? मराठों को। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप ही बढ़ता ही रहा। मराठों का क्या बढ़ता रहा? हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 34 के बाद में 34 में क्या हुआ? कौन बन गया? बुद्ध सिंह बन गया। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। किसको हटाया? दलेल सिंह को हटाया। और फिर बात आती है 1735। 1735 में क्या होता है? 1735 में मालवा कहाँ पड़ता है? गुजरात के आसपास में। मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया, क्योंकि गुजरात है, मालवा है, राजस्थान के दक्षिण भाग से टच में है। राजस्थान में मराठे दक्षिण भाग में जैसे हमारे पास आता है कोटा, मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। इसमें घुसपैठ कर वहां से क्या किया इन्होंने? वहां से धन को पाने के कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरना सेठ साहूकार हैं उनको भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासत में उनका हस्तक्षेप, इसमें क्या हो गया? हस्तक्षेप के बहाने से वो प्रवेश करने लगे, और प्रवेश करते करते यहाँ फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे। फिर एक आता है शासक, और उस शासक का नाम है नादिर शाह। उसके आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को क्या कर दिया? संगठित करने का प्रयास किया हिंदुओं के नाम।
लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण, मुगल दरबार में क्या था, दलबंदी। क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में से सीधे उठा के देते हैं। उसके कारण राजपूत शासक के भी परस्पर लड़ने लगे और इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता, केंद्र में क्या उत्पन्न हो गई, शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। फिर एक शासक है साहू, साहू, और साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ, कौन से, चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। सन 1732 की बात है। 1732 में स्वाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना था, जयसिंह को क्या बना रखा था, मालवा का सूबेदार। मालवा का सूबेदार कौन था, स्वाई जयसिंह। उसे मराठों ने घेर लिया, स्वाई जयसिंह को, 1732 की बात। जयसिंह ने पराजय स्वीकार की और 28 परगने मराठों को देने पड़े। कितने परगने, 28 परगने किनको देने पड़े, मराठों को। अब बात करते हैं 1761 से लेकर के 1791 के बीच राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी और मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा, हमारे पास आता है मालवा, और इसके अलावा मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। और इसके बाद में क्या होता है, अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का प्रयास किया गया। किसके, शक्ति। अब जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक जगह है, उस स्थान पर इकट्ठे हुए। कब हुए, 1734 में। कहाँ हुए, हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए। और 17 जुलाई 1734 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का क्या किया, वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु बने, कोई भी राजा था, उसके शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई। लेकिन इस संबंध में वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी की बात है। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठा को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा, जो कि अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा और उसने महाराज जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। उपहार तथा चौथ है उसका समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा है उसकी राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। और 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासाय नाम का एक व्यक्ति है, तो युद्ध किए ही दुरासहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी, इस संधि का नाम है दुरासहाय की संधि, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और क्या देना पड़ा, 50 लाख रुपए प्राप्त हुए।
1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार है ना, उसके संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। फिर आते हैं 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराज को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। लेकिन रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके और 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ? 1795 ईस्वी में। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी की बात है। इसमें मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह क्या रहा? असफल रहा। अब 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर जो है उसकी अवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ोत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1736 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 की ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने की इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता है उससे मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या कर दिए? इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद में क्या होता है? 1811 ईस्वी में सेंटन के स्थान पर 1811 ईस्वी में किसके स्थान पर? सेंटन के स्थान पर इसके स्थान पर चार्ल्स किसको बना दिया? 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ इसको दिल्ली का क्या बना दिया? रेजिडेंट बना दिया। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, लेकिन यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य के सिंधिया, होलकर और पिंडारियों को पिंडारी हैं, इनके प्रभाव क्षेत्र में था। अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से संधि करके राजस्थान की
राज्यों में क्या कर लिया, मिला लिया। जैसे राजस्थान में क्रांति के समय कौन कौन सी रियासतें थी और क्या था क्या नहीं था। कोटा रियासत, और जो कोटा रियासत थी इसका जो मुखिया था वो था राम सिंह। कौन था कोटा का? राम सिंह। फिर आते हैं हमारे पास जोधपुर रियासत। तो जोधपुर का था, कौन था जोधपुर का? जोधपुर रियासत का था तख्त सिंह। फिर आते हैं भरतपुर रियासत। तो भरतपुर रियासत का ये नाम याद कर लेना, बहुत अच्छे नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। भरतपुर रियासत है, इसका हमारे पास था जसवंत सिंह। और हमारे पास आता है उदयपुर रियासत, इसका था हमारे पास स्वरूप सिंह। उदयपुर के बाद में आता है जयपुर रियासत। जयपुर का हमारे पास फिर आता है राम सिंह द्वितीय। सिरोही, सिरोही, सी से सिरोही, सी से शिव सिंह। सिरोही का कौन था? शिव सिंह था। धौलपुर का भगवंत सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था। करौली का मदन पाल था। टोंका नवाब वजीर उद्दौला था। बूंदी है, इस बूंदी का कौन था वापिस? बूंदी रियासत है, इस बूंदी रियासत है, इसका हमारे पास दोबारा से राम सिंह आ जाता है। अलवर का विनय सिंह था। और जैसलमेर रियासत रणदीप सिंह। झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। ये नाम हमारे पास जो क्रांति के समय रियासती जो शासक थे, कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से शासक हुए। फिर हम उनके साथ चलते हैं कि संधि करने का जो अधिकार प्राप्त कर लिया था। इधर मेटकोफ है, उसका नियंत्रण मिलते हैं करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि जो कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने संधि की। ये क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन सा है? सिरोही। कब? 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में इसने क्या किया? संधि की। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20वीं सदी थी, 20 रियासतें थी, सॉरी 19वीं सदी है, उसके प्रारंभ में कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी। और इन 20 रियासतों में हमारे पास इनमें से 17 राजपूत और 2 जाट। 17 तो कैसी थी? राजपूतों की थी, 2 थी जाटों की, और 1 रियासत थी मुस्लिम। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट, जो इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। पहली बात तो क्या थी? अंग्रेजों की क्या स्वीकार कर ली थी? सर्वोच्चता। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया, वंशानुगत भी स्वीकार कर लिया था। फिर आपके पास आता है अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमणों से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपने, विदेश नीति है वो किनको सौंपनी पड़ी? अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। और अपने आपसी वादों को अंग्रेजों के मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठाओं को दिए जाने वाले खराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर
उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। पॉलिटिकल एजेंट, पीए बोलते जिसको, राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासनकारी और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे ब्लात थोप दिए जाते थे। ब्लात इन जबरदस्ती। अंग्रेजों ने क्या किया कि राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी टुकड़ियां हैं वो स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ा। और इसके साथ साथ ब्याज और अन्य खर्चे हैं, उन खर्चों के थोपे जाने के कारण से राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उसके बाद में हमारे पास आता है श्रीमान जी, राजस्थान के जो शासक थे, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि समाप्त होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसी अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई तथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले में अब उनसे नगद रुपए वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था। समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। तब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर के शासक का नाम था जसवंत सिंह, उसको गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक है का जो पुत्र था और उसका नाम था दलपत सिंह, उसको वहां का शासक बनाया था। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार अब अंग्रेजों ने जयपुर की जो राजमाता नाम था भटियाणी, राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की क्या कर दी, हत्या। अब हत्या तो कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव कौन था, किशोर सिंह, उसके विरुद्ध रियासत का फौजदार था जालिम सिंह, उसके दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के कौन से राजपूत, हाड्डा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क जिसकी उम्र 18 साल नहीं, उन राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान है, इसमें क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, लेते हैं। कोटा, दक्षिण में चलते हैं। कोटा में कोटा बर्टन था, मेजर बर्टन,
जोधपुर मैकमोसन, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, इनको ध्यान से याद कर लेना, नोट कर लेना। जोधपुर मैसन। भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर, और भरतपुर हमारा है मॉरिसन। जयपुर, जयपुर में जैसे राम सिंह तो वहां का शासक था, और यहाँ एडन। और उदयपुर, उदयपुर में सावर्स था। उदयपुर में कौन था? सावर्स, सावर स्वरूप, स्वरूप सिंह यहाँ का वो शासक था। और सिरोही रियासत है, तो सिरोही में कौन हुआ है? सिरोही में हमारे पास जेडी हॉल। सिरोही में कौन है? जेडी हॉल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं के रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विकसित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली आर्थिक खराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दे दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता, सभी वर्ग अंग्रेजों से क्या हो गए थे? असंतुष्ट हो गए थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, इसमें विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राधोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय आते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पहले भी देश रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? क्वेश्चन पूछा गया है। 6 छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद एक, दूसरी नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने थे? केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। जैसे इसका सैनिक छावनी को याद करने का बताया भी था एक बार, इसका सिंपल सा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि मैरी ने मेरा ब्याह न देखा, मैरी ने मेरा ब्याह न देखा, मैरी ने मेरा ब्याह न देखा। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एफजीजी को प्राप्त हुई, उसने देश रियासतों के शासकों को यह आश्वासन निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्ण दमन करें। क्या करे? दमन करें। फिर आता हमारे पास, शुरू करते हैं नसीराबाद की छावनी। सबसे पहले लेते हैं हम नसीराबाद है, उसमें क्रांति हुई।
राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके कारण क्या रहे? उस समय नसीराबाद में, ध्यान करना, नसीराबाद में कारण क्या था? 15वीं, एक तो 15वीं और एक थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी सॉरी तथा पहले बंबई लाइंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं थी ना, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो उन्होंने क्या किया? 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री की एक जो टुकड़ी काफी समय से अजमेर के कहाँ थी? शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास, क्या धारणा बन गई? उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाली कारतूसों के विरुद्ध प्रचार प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास आता है भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावनाओं के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को ये डेट ध्यान करना, 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्र लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर, ध्यान करना, स्पोर्टिसवुड, ये ध्यान करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन दे देते। तो अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी है, उसकी हत्या कर दी गई। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर उसके बाद में लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी क्या हो गए? घायल हो गए। हत्या किस किस की हुई? स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी की। घायल कौन हुए? कप्तान एक था हार्डी और एक लेफ्टिनेंट लॉक था। उसके बाद में हमारे पास आता अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ चले गए? ब्यावर में चले गए। शरण ले ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ ली गई। इन विद्रोही सैनिक ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिक ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए? अंग्रेज परास्त हो गए। ये कहानी थी किसकी? नसीराबाद की। 28 मई से शुरू हुआ। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजा। 1857 क्रांति का बिगुल यहीं से बजा। फिर इसके बाद में आते हैं 28 के बाद में, इसके 6 दिन बाद में नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच जो राजस्थान में आज वर्तमान में का एमपी में आती है, ये राजस्थान से बाहर एकमात्र क्रांति थी और वो क्रांति थी नीमच की क्रांति।
जो कब की थी? 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच में से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। कहां पहुंच गए? शाहपुरा पहुंच गए। ये जगह शाहपुरा। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन ठहराने की सुविधा प्रदान की। इसके बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंच गए? निम्बाहेड़ा पहुंच गए, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। इसके बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंच जाते हैं? देवली। देवली, फिर टोंक, फिर आगरा होते हुए ये भी कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का क्या किया? स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद एजीजी कौन था? लॉरेंस। उसके निर्देश में पर कप्तान या कैप्टन सावर्स, जो कैप्टन सावर्स ने कोटा और बूंदी, यार ये जो मेवाड़ है, मेवाड़, उसकी राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर चलते हैं हम एरिनपुरा और अव्वा की क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। एरिनपुरा और अव्वा। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली, कहा? पाली, पाली एक जिला है, पाली पहुंचे तो अव्वा, अव्वा है पाली में, अव्वा जिले में स्थित एक गांव, अव्वा यानी पाली जिले में एक अव्वा, उसके गांव, और वहां का गांव में एक ठाकुर है जिसका नाम है कुशाल सिंह ठाकुर सिंह। उन्हें अपनी सेना में ले लिया। अव्वा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अव्वा पहुंच गए। फिर क्या होता है? फिर हमारे पास आता है जोधपुर के महाराजा ने सिंधवी कुशल राज को के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अव्वा भेजी। 8 सितंबर 1857 को अव्वा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह का अनार बेच दिया। अब मारा गया भाई अनार सिंह। सिंधवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें वह बहुत सारे युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथे लग गई। इस घटना के कुछ समय बाद पश्चात ही एजीजी लॉरेंस और एक सेना लेकर अव्वा पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजित किया और ब्रिटिश साम्राज्य फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी कहाँ चल दिए? दिल्ली। ये देखो सीन कितना मस्त है यहाँ का, जहाँ ये युद्ध हुए।
लॉर्ड जॉर्ज लॉरेंस अव्वा की पराजय को भुला नहीं पाया, इसलिए उसने क्या किया, अव्वा के ठाकुर से बदला लेने के लिए, अव्वा के ठाकुर से, कुशल सिंह से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, अव्वा की ओर भेजी। 20 जनवरी की घटना है भाई, यो 1858 में, 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होप्स ने अव्वा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह अव्वा के किले को छोड़कर कहाँ चला गया, सलम्बर, जो आजकल कहाँ है, उदयपुर में। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अव्वा के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा, अव्वा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अव्वा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, वहां के निर्वासितों पर भीषण अत्याचार किए। और फिर उसके बाद में आती है हमारे पास क्रांति, और वो क्रांति है मेवाड़। मेवाड़ को कौन नहीं जानता, मेवाड़ को सभी जानते हैं, राजस्थान की आन बान शान। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति के सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराजा कौन थे, सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। और इस समय महाराणा व कंपनी की सरकारें दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलम्बर के रावल केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, कि उसके जो परंपरागत अधिकार हैं उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराज के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि, क्या चेतावनी दी, कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अब आते हम कोटा में संक्रांति, कोटा के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के राज्यों में 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा में, कोटा में था बर्टन। बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वैसे अफसरों को पद से हटाकर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उनके उचित दंड की व्यवस्था की जाए। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उनमें कौन थे, जयदयाल था, एक तो रतनलाल था, जियालाल था, ये प्रमुख थे। फिर क्या होता है, बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी किसी भी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर
प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन को बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्र को हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें? इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराजा के आदेशों से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर लगभग 6 माह, कितने महीने? 6 महीने तक अधिकार किया। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडार आदि को लूटा, आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों को का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक, कितने सैनिक, ये ध्यान रखने की बात है, 5500 सैनिक 22 मार्च 1858 ईस्वी को कहाँ? चंबल के किनारे लेके नहीं पहुंचा, तब तक ऐसा रहा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार क्या चला दी? गोलियां चला दी, धुआंधार गोलियां क्रांतिकारियों पर गोले बरसाए और इन कोटा से बाहर भागने पर विवश किया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया। क्रांतिकारी नेताओं, विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज अब सामान्य सी मेन तो ये क्रांति थी हमारे राजस्थान में। 1857 क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी है। भरतपुर, जो आगरा मथुरा के काफी निकट था, क्रांति के समय शांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट, कौन था? मॉरिसन, भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि के भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियों भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। गुज्जर और मेवाती जनता थी, क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर दिया गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी किया जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपनी पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और बंदौर के क्रांतिकारी
की संयुक्त सेना धौलपुर में पृष्ठ हो गई। क्रांतिकारी के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजाओं को घेरकर जान से मारने की धमकी दी और विवश होकर राजा थे वो क्या हो गए, वहां के विवश होकर वहां के जो राजा थे वो राजा वहां विवश होकर राजा थे वो भी उनकी बात को उन्हें मानना पड़ा। अब क्या करें राजा भी। और फिर उसके बाद में क्या होता है, क्रांतिकारियों की बात को स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की जो अधिकांश जो तोपें हैं उन पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर लिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता के धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई थी। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वो अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज के मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल खां को राज्य के निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। अव्वा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावल केसर सिंह और कोठारिया के रावल जोध सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। इंपॉर्टेंट बात है यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारी के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावल केसर सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अव्वा के ठाकुर है उसके स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर है, वहां के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसर सिंह ने उसका क्या किया, खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसर सिंह के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला गया कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अव्वा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के राव जोध सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने पूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। कब कुचल दिया गया, ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट डेट है। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में, और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की ओर से तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया, आगरा पर। किसने, ब्रिटिश की महारानी ने। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित न हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने क्या किया, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, ये पेज हमने पहले पढ़ा दिया था। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि हम आपको समय समय पर इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे। ये अभी आपको